नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट का रविवार को समापन हो गया। G20 की ये समिट कई मायनों में खास रही। पहला, बिना औपचारिक हैंडओवर इसका समापन किया गया। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल यानी कि अध्यक्षता का जो एक प्रतीक हथौड़ा होता है वो नहीं दिया इस बार, और कहा कि अमेरिका चाहे तो सोमवार से डिरको यानी दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से G20 से जुड़े दस्तावेज ले सकता है। ट्रंप को समिट का सम्मान करना चाहिए था। दूसरा, समिट के समापन पर पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद के खात्मे बल्कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भी खुलकर बात रखी, जो कहीं न कहीं G20 में भारत की मजबूत दावेदारी को दिखाता है। ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता और आतंकवाद पर मोदी की दहाड़ भारत के लिए कितनी सफल होगी, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट का समापन हो गया। समिट में भारत की भूमिका और अमेरिका के शामिल न होने पर चर्चा तेज रही। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि अमेरिका G20 का सदस्य है, उसे समिट में अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए थी। ये एक लीडर्स समिट है, इसमें राष्ट्रपति या फिर कोई मंत्री शामिल होना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत लंबे समय से वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी दावेदारी के लिए मांग करता आ रहा है, जिसमें उसे काफी सकारात्मक संकेत मिले हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। ब्रिटेन और रूस के बाद फ्रांस ने भारत को स्थायी सदस्यता देने की पैरवी की है। वहीं चीन ने सिर्फ जापान का विरोध किया है। स्थायी सदस्यता उसी देश को मिल सकती है जिसका चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस विरोध न करे। 80 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर बुधवार को यूएनएससी में रिफॉर्म नाम से एक डिबेट की भी शुरुआत हुई। इस डिबेट में संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर सभी देश अपना अपना पक्ष रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म डिबेट से जो अब तक संकेत निकलकर सामने आए हैं, उससे कहा जा रहा है कि अगर फेरबदल की सहमति बनती है तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसका मकसद दुनिया में शांति कायम करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ाना है। यूएन चार्टर के मुताबिक वर्तमान में 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी। आइए आपको बताते हैं कैसे मिलती है यूएन की स्थायी सदस्यता। यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए उसके चार्टर में संशोधन करना होता है। इसके लिए अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 का इस्तेमाल किया जाता है। यूएन की स्थायी सदस्यता अगर किसी देश को मिलनी है तो उसे 2 मोर्चों पर पास होना होगा। पहला, अनुच्छेद 109 के तहत उसे वर्तमान के सभी स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस वक्त स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इसमें से अगर कोई एक देश वीटो नहीं करता है तो संबंधित देश स्थायी सदस्यता के लिए योग्य माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 108 के तहत स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव यूएन जनरल असेंबली में रखा जाता है, जहां 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में 193 देश यूएन के सदस्य हैं, यानी 145 देशों का समर्थन जरूरी है। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रिजिलियंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी जैसे
इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत ने स्थायी सदस्यता के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा, टेरर पर नहीं चलेंगे डबल स्टैंडर्ड, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करना चाहिए। इतने गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती। दुनिया भर में शांति और खुशहाली के लिए एकजुट और निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए देशों की NSA लेवल की मीटिंग को इंस्टीट्यूशनल बनाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मेलोनी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के इटली के वादे को दोहराया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए भारत इटली संयुक्त पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य आतंकवाद और उसकी फंडिंग से निपटने में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करना है। रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इस पहल का मकसद आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना है और FATF और GCTF जैसे वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करना भी इसका हिस्सा है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रेड, निवेश, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, रक्षा, सुरक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया, जो आने वाले समय में भारत के लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर G20 में भारत की भूमिका अहम रही। भारत ने न सिर्फ अपने हक की बात की, बल्कि आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत रणनीति भी तैयार की। अब इसका कितना असर आने वाले समय में दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो G20 का तो समापन हो गया और भारत का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व किया गया, एक मजबूती से जिन पॉइंट्स को रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उसकी बात ही बहुत अलग थी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखिए, स्थायी सदस्यता एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ यहाँ, दूसरा आतंकवाद, और तीसरा चाहे AI से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात की गई है। हर पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सोमवीर सांगवान। सोमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं PC थपलियाल। PC थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं शारदा जी आपसे करूंगी। मैम, सुन पा रही है मुझे? हाँ, राखी जी सुन पा रहे हैं। हाँ मैम, G20 का समापन तो हो गया और जब जब एक मौका मिलता है G20 में जाने का, भारत का जब प्रतिनिधित्व होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ रखें, हम अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से वहाँ प्रेजेंट करें, हम भारत को लेके कितनी अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारी चीज़ों को रखा। इस बार के G20 से जो एक पॉजिटिविटी वाली जो चीज़ निकल कर आई, वो स्थायी सदस्यता की रही। लंबे समय से इस चीज़ को लेकर बात चली आ रही है कि भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो टलता चला जा रहा था। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार भी जिस तरीके से फ्रांस ने पैरवी करी, रूस ने पैरवी करी, हमें यह देखना पड़ेगा कि चाइना ने विरोध नहीं किया तो समर्थन भी नहीं किया, उसने जापान का जरूर विरोध किया, दूसरा अमेरिका। तो क्या वो सदस्यता मिलने के जो संकेत थे, जिसे हम बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं कि एक अच्छा संकेत मिला, क्या ये सफल हो पाएगा? सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से हमारी दावेदारी, लगभग 80 साल हुए हैं यूएनओ को, UN सिक्योरिटी काउंसिल को, और हमारी दावेदारी रही है बीइंग लार्जेस्ट एक डेमोक्रेसी, बीइंग अ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड,
तो हम लोगों की दावेदारी कोई ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से उठा के हमने ऐसे ही कह दिया। और G20 के मंच से इस बात का दावा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है और पूरे विश्व को मैसेज भी है कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से अब संतुष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमता और हमारी जो पहचान है वो विश्व में एक विश्व स्तर पर एक होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रयत्न राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने चाहिए, देखिए कोई भी दावा अगर हम करते हैं तो उससे पहले हमें उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी चरितार्थ करनी पड़ती है, हमें उसको अपना एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में और इंटरनल इकोनॉमी में इंटरनली अपने जो लोकतंत्र है उसको हम कितना स्ट्रांगली चला पा रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं उसको तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो अब खुली किताब है पूरे विश्व के सामने ही। तो हमें दावेदारी कर देने से या वहां पर बहुत स्ट्रांगली रख देने से ही संतुष्ट होने की बात नहीं है। हर फ्रंट पर काम करने की जरूरत है कि हमारा इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र की जो स्थिति है वो क्या है, और हमारा अपने देश के शिक्षा क्षेत्र में, इनोवेशन में और दूसरे जो हमारे फ्रंट्स हैं, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, जिस तरीके से हमारे अभी जो सिंदूर ऑपरेशन में हम अकेले खड़े रह गए, उस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट करने की जरूरत होती है वर्तमान सरकार को भी और हमारे पूरे सिस्टम को भी। तो जिस तरीके से हमें ये कष्ट हुआ, हमने देखा कि यूएन रिपोर्ट अब कह रही है कि वो जो सिंदूर ऑपरेशन था उसकी एक जो मतलब गलत तरीके से पेश किया गया है उसको, तो ये भी हमारी प्रतिष्ठा पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और इन सब चीजों को गहराई से समझकर, क्योंकि आज का मुद्दा नहीं है, आज भारत जिस स्थिति में है उससे बहुत बेटर पोजीशन में भारत ने दावेदारी रखी है। और उस समय जब रूस हमारे यूएसएसआर के रूप में हमारा एक ऐसा मजबूत दोस्त हमारे साथ था, जिसमें जब चाइना को भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारा इसको सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनने का विरोध कर सके, और ना ही किसी और अमेरिका भी इस दबाव में रहता था कि भारत के साथ एक मजबूत साथी खड़ा है। आज हमारे अंदर झांककर एक वही बात है कि प्लेयर का मरीज कोई पहलवानी का दावा नहीं कर सकता, तो हमें उस पहले बीमारियों को इंटरनली ठीक करके और एक स्ट्रॉन्ग फेस वर्ल्ड के सामने रखने की जरूरत है, ताकि कोई भी देश जब हमारा विरोध करे तो उसके मुंह पर तमाचा पड़े और दूसरे ही लोग हमें समर्थन देने के लिए कहें कि भाई ऐसा क्यों। क्योंकि भारत एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और अपने हर तरीके से एक ऐसा सशक्त देश है जिसको विश्व में अगर सही तरीके से स्थान मिले तो ये सच में विश्व शक्ति के रूप में खड़ा हो सकता है। कहीं पर भी कोई जाति नहीं है, लेकिन पिछले अनुभव हमें ये बता रहे हैं कि हमारे जो बहुत ही 10-12 साल से एक बहुत ही पक्के मित्र समझे जाते रहे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कैसे हमें हर कदम पे 85 बार इज्जत करने का प्रयास किया है और किस तरीके से उनसे आंखें बचाते हुए हम इधर उधर अपने मुंह मोड़ ले रहे हैं और किस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हमारे मुंह पर मतलब तमाचा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें समझकर और एक सशक्त रूप में अपने आप को, और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, इसको एक साथ लेकर भारत का जब चेहरा बाहर जाता है तो एक भारत के रूप में जाता है। कोई एक विपक्ष नेता या प्रधानमंत्री के रूप में कोई इंडिविजुअली नहीं जाता, वो 140 का प्रतिनिधित्व होता है और उस प्रतिनिधित्व को सम्मान मिलना हर एक भारतवासी के लिए सम्मान का विषय है। तो इस बात को लेकर हमें गहराई से इंटरनली चिंतन करने की जरूरत है और केवल चुनाव जीतकर ही झंडा फहरा देने से लोकतंत्र मजबूत होगा ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र का या हमारे जो ये आजादी है सब तरह की, उसका बाहर देशों में किस तरह का प्रभाव दिखाई दे रहा है उस पर गहन चिंतन मनन और एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है मैम, चलिए वापस आऊंगी। ठीक है, तो दावे
काम नहीं पीसी चलता। थपलियाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पीसी थपलियाल जी, दो बातें हुई हैं। मैंने क्योंकि स्थायी सदस्यता के लिए इसलिए भी बात करी क्योंकि लंबे समय से लेकर भारत इसके लिए प्रयासरत है, पर वो चीजें नहीं हो पा रही। और कैसे होंगी? यदि मान लीजिए 5 में से 3 लोग की सहमति है तो अमेरिका को तो भी साइड कर दीजिए, पहले की बात और थी, अब तो बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं कर सकते। रही बात चाइना की, तो उसकी भी नीतियां ऐसी हैं कि हाँ नहीं तो ना भी नहीं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है। तो एक तो बड़ा सवाल है, यदि हो जाते हैं आने वाले समय में भी तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी मोदी जी के G20 में जाने के बाद। पर ये आने वाले समय की बात है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। फिलहाल तो कोई सिचुएशन नहीं है, संकेत जरूर मिले हैं। दूसरा, आतंकवाद को लेकर बहुत बात की गई इस समिट में, और उम्मीद भी थी क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी हर जगह पे वैश्विक मंच पे आतंकवाद को लेकर बात की गई। एकजुटता का संदेश दिया है, एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत समर्थन की बात की है और निश्चित तौर पर साथ देने की बात की है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसको मूल रूप से हम खत्म कर पाएंगे। एक मैसेज बहुत अच्छा है, सकारात्मक रूप से बात बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन हम उसमें सफल क्यों नहीं होते? देखो, जो G20 जो एक ग्रुप बना हुआ है पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों का, ये लगभग 85% जीडीपी कंट्रोल करता है और इसका मकसद मुख्य तौर से आपसी अर्थव्यवस्था को मेल मिलाप के द्वारा आगे बढ़ाना है। अब चूंकि आपने देखा होगा कि हाल में ही चीन में G20 हुआ था और उसमें चीन में किस तरह से ट्रंप, पाकिस्तान दोस्तों की तरह वहां पे दिखाई दिए थे और हम चाइना में थोड़ा अलग थलग थे। आज जब साउथ अफ्रीका में ये G20 हुआ तो हम जो जो लोग लाइक जो हमारे 2-3 अलाइन कंट्री हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे थे और जो मेन लीडर थे वो अब्सेंट थे। यानी ट्रंप अब्सेंट था, पुतिन अब्सेंट था, शी जिनपिंग अब्सेंट था। और इन तमाम सवालों के बीच में भारत ने साउथ अफ्रीका में, भारत आज से नहीं बहुत सालों से कोशिश करता रहा है और कोशिश करनी भी चाहिए कि हम यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, स्थायी सदस्य बने। लेकिन ये जो फॉर्म है G20 का, ये फॉर्म नहीं है इसको मुख्य रूप से उठाने का। इसके लिए हमने देखा कि सारे 5 कंट्री हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य, उसमें खाली चीन हमारा विरोध करता था और 4 हमारे समर्थन में होते हुए भी हम नहीं बन पाते थे। हमने पहले देखा है और इस समय तो हमने पूरे दुश्मन पाले हुए हैं। आप ये देखिए कि इस समय अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, चीन भी हमारा दुश्मन है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो महत्वता थी पहले, वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जा रही है। ये विश्व में जो कोई भी कन्फ्रंटेशन हो रही है देशों के बीच में, उसमें नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत ही हंसी का पात्र बन चुकी है यूएन काउंसिल और उस यूएन काउंसिल में टोटली अमेरिका का एकाधिकार जैसा लगता हुआ दिख रहा है और उसने अपने दोस्त पाकिस्तान को भी अपने साथ रखकर आतंकवाद का ठेकेदार बना के सारा हम देख रहे हैं और इन तमाम मामलों में हम कुछ नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका में जाके यूएन काउंसिल के सदस्य करें तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम वहां पे जिन जिन बातों, आतंकवाद के मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हमें विश्व को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने सफल हैं अपने देश में आतंकवाद को नियंत्रित करने में। हमारी सीमाएं कितनी मजबूत हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि पहलगाम में अम्युनिशन कैसे घुस गया, पुलवामा में अम्युनिशन कैसे घुस गया, दिल्ली के लाल किला में अम्युनिशन कैसे आ गया। और इन तमाम सवालों के बीच में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ
और उस सिंदूर से उगते हुए कंट्रोवर्शियल जो सवाल हैं, जो आज दिन तक विश्व के पटल में हवा में तैर रहे हैं, उनका भी हमने एक दिशाबद्ध, एक ऐसा जवाब विश्व को नहीं दिया है कि विश्व हमारा सम्मान कर सके, हमें विश्वास कर सके। इसलिए इन तमाम सवालों के बीच में हमें जो अर्थव्यवस्था जो हमारी डगमगाती जा रही है, आज हम विश्व बैंक के बहुत बड़े ऋणी हैं। आज जब 2014 से पहले जो स्थिति थी, उससे कई गुना स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में डामाडोल हो चुकी है। लेकिन इसमें बहुत खुलकर बोलने की न हिम्मत मीडिया की है, और न वो लोग तो अलग थलग पड़ ही गए हैं जो कभी इस विश्व की जो इकोनॉमी थी उसके आधार पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते थे। जैसे हमारे रघुनाथ जो राजन थे, जो विश्व विख्यात इकोनॉमिस्ट थे, वे भी अलग थलग पड़ते हुए कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हमारी अर्थव्यवस्था की बागडोर आ गई है कि वो भी चिंतनीय है। जहां हमारी राजनीति जगह जगह जाकर खाली एक पूंजीपति को प्रमोट करते हुए दिख रही है, और वहां पे कई बार हमें अपमान भी झेलना पड़ा है, और उस देश में उसका विरोध भी हुआ है। हमने कई जगह देख लिया है, इवन अमेरिका में ये सवाल खड़ा हुआ है, और शायद वही एक कारण है हमने किस तरह से कनाडा में आतंकवाद के खिलाफ, तो कई जगह हम लोग ऐसे दिख रहे हैं कि हमें तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस दिशा में चले। हम हवा में उड़ती हुई राजनीति के भरोसे देश को संचालित नहीं कर सकते। इसलिए ये तमाम जो आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपने उठाया है, और G20 एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से जो बातें आनी चाहिए थी, आप ये देखिए कि एआई के बारे में चिंता दिखाना, क्या एआई को कोई भी आतंकवादी यूज करने के लिए क्या हम प्रतिबद्ध कर सकते हैं? आतंकवादी कभी नियम कानून मानते हैं? कभी नहीं मानते। उसके बाद हम ये बोले कि आप कानून बनाओ कि आतंकवादी एआई का यूज ना कर सके। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसे संगठनों के माध्यम से, चाहे आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, उग्रवादी हो, और जो विद्रोही होते हैं, वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते ही उठाते हैं। ठीक है। और इस मामले में हमने खुद देखा, हमने देश को ऐलान किया था कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद इससे रुक जाएगा। क्या रुका? ठीक है। तो इन सवालों में अगर हमारे कोई भी कदम हमको सफलता देते हुए नजर न आ रहे हो, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, किनको अपना दोस्त बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह से हम विश्व पटल पे फिर से वो भारत बन पाए जो भारत पहले था, जिसका सम्मान। ठीक है थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी। सभी लोगों की प्रतिक्रिया छोटी छोटी सी आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सर, ब्रिटेन और रूस ने तो हमारी पैरवी कर दी, फ्रांस ने भी कर दी, लेकिन अभी भी जो स्थायी सदस्यता की बात है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक पावर की तरह होगी, उससे हम दूर हैं। क्यों दूर हैं? मुझे लगता है हमारे एक्सपर्ट ने बहुत सारी बात उस पर रखी है। आतंकवाद को लेकर जो बात की जा रही है, उसमें भी यहाँ जो एक्सपर्ट है उनको लगता है कि बहुत सारे दूसरी लाइन पे भी काम करने की जरूरत है, तब हम इसको गेन कर पाएंगे। देखिए, G20 में हम गए, भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी वैश्विक मंच पर भारत को लेकर जो भी बातें रखते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि बात देश की हो रही है, तो देश प्रथम है, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में हम सारी चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन इन सारी चीजों से हम कैसे जीत पाएंगे, इसकी भी स्ट्रैटेजी और इसकी एक रणनीति हमें बनाकर रखनी होगी एक्सपर्ट के मुताबिक सर, क्योंकि इन लोगों की भी ओपिनियन वैसी। जी राखी जी, जैसा कि सावदा जी पहले बोल रही थी, बहुत कुछ इन्होंने बताया, और मुझे समझ में भी आया कि जो जो चीजें भारत को करनी चाहिए, ठीक है, उस पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और भारत देश का जो मंत्रालय है वही पूरी तरह से काम कर रहा है। मगर जब प्रकाश जी बोले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो G20 के समिट से हटकर राजनीति के क्षेत्र में आ गए। एक बात तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में ये बात कर रहे हैं। इन्होंने पूंजीपति की बात की, इन्होंने जीडीपी की बात की, इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की, इन्होंने पुलवामा की और पहलगाम की बात की कि हमारे देश में, और दिल्ली की बात की कि आतंकवाद
हमले हो रहे हैं, मगर ये बात नहीं करी कि जो पहले कभी हुआ करता था उससे हम बहुत बाहर निकल के आए हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पहले आपके चैनल में बहुत बार कहता था कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये हम रोक पा रहे हैं बॉर्डर पर, जबकि ये पहले मुंबई में आपको पता है सबको कितना बड़ा ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में जगह जगह हर एक मार्केट में ब्लास्ट होते थे। तो देश के हर एक कोने में, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो कोई भी राज्य उठा लीजिए, कहीं ना कहीं दुनिया भर के ब्लास्ट होते थे और कहीं ना कहीं देश को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, नुकसान तो हो ही रहा था, उसके बावजूद हमारे देश की जो सरकार थी पहले, उसमें ना ऐसी शक्ति थी, ना ऐसी क्षमता थी, ना ही उनका ऐसा मन था कि वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को इसका जवाब दे सके। मगर कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने ये कदम उठाया कि हम, यदि हमारे साथ ऐसा होता है, पहले तो होना नहीं चाहिए, यदि होता है तो हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और दिया। बार बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि हम कहां थे, पहले कहां खड़े थे और आज कहां खड़े। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जीडीपी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रकाश जी, और वो इस चीज को कह रहे हैं कि हम डाउन जा रहे हैं। बल्कि पता होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में, अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारा जो वर्चस्व बना है, जो नाम बना है, ये इस भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार की वजह से बना है। और मोदी सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री ने जैसा अपना रोल एक निभाना चाहिए वो निभाया है, और हमने हर पटल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी पूरी ताकत दिखाई है हमने, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो। तो मेरा मानना यह है कि अभी G20 की बात हम कर रहे हैं, G20 में प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी हैं, हो सकता है कि मैं प्रकाश जी की बात से, इस बात से तो सहमत होता हूं कि बहुत ज्यादा हमें यूएन में जाने की जल्दबाजी, या बहुत ज्यादा जल्दबाजी में तो गलत कह रहा हूं, कि उन लोगों का एक परसेप्शन हो चुका है कि हम ही हैं इसमें, हमारे अलावा कोई नहीं है। जबकि मैं मानता हूं ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब तक आप अपनी टीम को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप और देशों को नहीं लेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। तो उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा यही रहती है। चीन की मानसिकता यही रही है कि भारत उसमें शामिल ना हो। अब अमेरिका की पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका ने तो अपने आप ही हमें ऐसा हमसे अलग थलग हो रहा है, जबकि हम अमेरिका को अपना अच्छा मित्र मानते थे और साथ चलकर काम करते। अमेरिका ही नहीं, हम तो सभी देशों को अपना मित्र मानते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सब लोगों के साथ मिलकर काम करें। जो काम हम लोग पूरी दुनिया में पूरे देशों से मिलकर कर सकते हैं वो अकेले कोई भी नहीं कर सकता। मगर उनका ये मानना है कि हम ही हैं, हम 5 ही हैं, बस हम 5 ही हैं। तो उन सबसे बड़ी उनकी एक गलतफहमी है। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यदि वो शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, विश्व पटल पर भारत का नाम बढ़ेगा। मगर यदि उनकी मानसिकता ये हो गई है कि नहीं, हमें ये बार बार भारत हमसे गए, तो मैं इस बात से प्रकाश जी की सहमत हूं कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। मगर हाँ, कहीं ना कहीं आतंकवाद को, जो आतंकवाद की बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के समिट पे, वो बिल्कुल होनी चाहिए, पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक पटल पर नहीं, वो हर एक पटल पर बोलना चाहिए। चाहे वो एक न्यूनतम कोई भी मंच हो, चाहे बड़े से बड़ा मंच हो, हर मंच पर इसकी बात होनी चाहिए। क्योंकि इस आतंकवाद से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है, आम पब्लिक का होता है। वो इसमें अपनों को खोते हैं, जबकि एक बड़े स्तर के लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी आधिकारिक तौर पर आते हो, किसी भी उसमें उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके साथ पुलिस होती है, उनके साथ सुरक्षा होती है, वो इस चीज से बच जाते हैं। मगर आम जनता इसमें पिसती है और आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान होता है, अपने परिवार को खोती है, अपने अपनों को खोती है। तो मेरा मानना यह है कि इस आतंकवाद की हर पटल पर निंदा होनी चाहिए, भत्सना होनी चाहिए, और जितनी जल्द से जल्द हो सके इसे दुनिया से नेस्तो नाबूद करना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है संदीप जी, देखिए मैं तो इस चीज़ को बस आपकी बातों को मानती हूँ और इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि आतंकवाद को लेके जो कुछ भी बात की गई है उसका खात्मा होना चाहिए, उसके लिए सारे देश एक साथ हों। कहीं भी किसी भी देश में यदि इस तरह की घटना होती है तो दूसरी कंट्री जो है एक मजबूत दोस्ती निभाते हुए हर तरीके से उसके साथ हो। बट होता ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होता संदीप जी? क्या होता है, हमारे जो दुश्मन हैं उन्हीं को कोई तीसरा हमारा साथ का जो है हथियार सप्लाई कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। जब तक ये चीज़ें चलेंगी हम कैसे आतंकवाद को ख़त्म करेंगे? तो ये एक बहुत मूल फैक्टर है जिसको समझने की ज़रूरत है। रही बात स्थायी सदस्यता की, तो मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छी बात है कि 3 लोग हमारे समर्थन में हैं। चाइना शुरू से समर्थन में नहीं था, इस बार उसने
विरोध नहीं किया, उसने जापान का विरोध किया, लेकिन हम अमेरिका का क्या करेंगे? जहां अमेरिका पहले समर्थन में था, सारी चीजें था, क्या आज अमेरिका हमारा सपोर्ट करेगा? तो जहां हम पहले 4 की संख्या में थे कि हमें पॉजिटिव मिलता, आज हम वापस 1 और माइनस में चले गए, यानी 3 ही समर्थन। तो ये हमारे लिए बहुत, और हमारी वीटो पावर के साथ हमें वो शक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दम उसी के लिए लगा दीजिए, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। सिर्फ 5 लोगों से चीजें नहीं होती। इसमें एक बात और जोड़ूंगा राखी जी, देखिए बात आती है अमेरिका हमारा दुश्मन हो गया है या हमसे अलग थलग हो गया है या हमारे खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र कर रहा है, मगर आप ये देखिए ना कहीं ये अमेरिका, सब पता है, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ सबको पता है, अब पूरे देश को पता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सद्बुद्धि को क्या हो गया है, वो किस तरह की हरकत करने लगे हैं, किस तरह की बातें करने लगे। उनकी सद्बुद्धि को कुछ भी हो गया हो, उनकी सद्बुद्धि को कुछ भी हो गया होगा, है तो शक्तिशाली ही ना, है तो पावरफुल, इसीलिए वो उसकी चीजें दिखाता है। हम इस चीज को नकार नहीं सकते। हम ठीक है चीजों को लेकर चल रहे हैं कि कैसे सब चीजें बैलेंस हो सकती हैं। सोमवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सोमवीर जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो 2 ही मूल प्रश्न आज हो, एक तो आतंकवाद पे बात हुई है, स्थायी सदस्यता पे बात हुई है, G20 में हमारा जो प्रतिनिधित्व था और जिस तरीके से हम हमेशा वैश्विक मंच पर रखते हैं भारत की को प्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी, उसे किस तरीके से देखते हैं और जो चीजें अचीव करने की कोशिश गई है क्या वो हमें मिलेंगी? राखी जी, आपके पहले वाले प्रश्न पे मैं 1 मिनट के बाद आऊंगा। मैं 1 मिनट जरा मतलब कि आप लोगों का ध्यान इस चीज पे खींचना चाहूंगा कि पिछली बार जो G20 समिट हुई थी उसमें भारत ने क्या है बड़ी बड़ी घोषणाएं, वैश्विक नेतृत्व का दावा किया था, लेकिन क्या है कि उसमें जो प्रस्ताव रखे थे ना, उसकी जमीनी हकीकत अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी शारदा जी बात कर रही थी कि मतलब इकोनॉमी की, तो मैं बात बताऊं आपको इकोनॉमी से रिलेटेड। मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा था पिछली बार G20 समिट में कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को हम बड़े बेहतर और अधिक प्रतिनिधि बनाने की बात करेंगे, मतलब उनको अधिक प्रतिनिधि बनाएंगे। तो मतलब वो क्या है, वो केवल बयानबाजी रह गई, ना उसमें कोई सुधार का स्पष्ट रोड मैप आया, ना उसके असर के कोई संकेत दिखे हमें जमीन पर। दूसरा क्या है, जलवायु फाइनेंस को बढ़ाना और बिलियन से ट्रिलियन की फंडिंग जुटाने का प्रस्ताव था। वो क्या है, वो भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया और वैश्विक फंडिंग की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। मोदी जी ने एक और चीज का सुझाव दिया था पिछली बार कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो मतलब कि ग्लोबल लेवल पे बनाई जाए, और उसका मतलब कि बाद में मतलब वो सुझाव तो दे दिया, लेकिन ना उसका कोई औपचारिक ढांचा हुआ, ना फंडिंग मॉडल की, ना क्रियान्वयन की, तो आप उसकी बात ही छोड़ दीजिए। अभी आपने जो पहला प्रश्न किया था कि आतंकवाद को लेकर, तो आपको मैं मतलब कि बताना चाहूंगा, आप इस बारे में जानती भी होंगी, मतलब कि आपने अगर पिछली बार वाला प्रस्ताव पढ़ा होगा तो पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने ड्रग और जो टेरर का नेक्सस है इसके इनिशिएटिव लेने के लिए मतलब कि अपना प्रस्ताव रखा था कि इसको खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए। और उसके बाद भी मतलब कि क्या है कि मोदी जी ने प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसके बाद भी वैश्विक स्तर पर कोई मतलब कि साझा प्रोटोकॉल नहीं बना और ना ही उसके तहत कोई वास्तविकता में कोई चीजें जमीन पर ठोस कदम हमें देखने को मिले। तो मतलब मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि पिछला प्रस्ताव था वो भी हवा हवाई था, ये वाला प्रस्ताव भी मुझे लगता है कोई जमीन पर नहीं उतरेगा। और पिछले बार वाले में भी आतंकवाद के खात्मे की बात थी, इस बार वाले में भी है, अगली बार वाले में भी है। ये सिर्फ इनके प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव से ऊपर ये कुछ नहीं मतलब कि कर पा रहे हैं इस चीज में। आप मुझे बात बताइए कि जो पिछली बार प्रस्ताव रखे थे, एक देश की सफल रणनीति इस बात पर तय होती कि मोदी जी उन प्रस्तावों में जमीन पर उतारने के लिए कितने देशों को अपने साथ ला पाते इस प्रस्ताव के आने से पहले, ये उनकी सफलता को दिखाता। लेकिन मोदी जी इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक नेताओं ने मोदी जी को मतलब कि अच्छे तरीके से उनका स्टडी कर लिया है कि ये देश में जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ इन मंचों का क्या है कि अपने एक पीआर मैनेजमेंट के लिए, एक वैश्विक स्तर पर अपनी छवि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे बढ़कर मतलब कि कुछ नहीं है। और दूसरा, वहां पर ट्रंप नहीं है, वहां पर मतलब कि क्या बोलते हैं कि जो मेन पावर सेंटर्स हैं वर्ल्ड के, वो खुद मौजूद नहीं थे, ना ट्रंप मौजूद थे वहां पे। तो मतलब कि अब कल को तो ये वही बात हो गई कि मतलब कि क्रिकेट के मैदान में आप उतरे हुए हैं और क्या बोलते हैं कि वहां पे टीम में ना तो धोनी है, ना रोहित शर्मा है, ना कोहली है, ना कोई हार्दिक पांड्या है, और वहां पे मैच हार जाए
युजवेंद्र चहल 20 रन बना के कहे कि भाई मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दो। ऐसा मतलब कि ये क्या मतलब मस्खरापन चल रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी जिस प्रकार से एक देश में जो फेंकने की उनकी गति है, उसी प्रकार की फेंकने की गति का इस्तेमाल इन प्रस्तावों में भी करते हैं। वो सिर्फ उनकी घोषणाएं होती हैं, उनको इस देश को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सीरियसली लेना होता तो पिछले जो 2 प्रस्ताव हैं, संदीप वर्मा जी को मैं वर्ड बाय वर्ड बता दूंगा पिछले दोनों प्रस्ताव क्या थे, और उसमें ग्राउंड पे एक चीज होती हुई मुझे दिखा दीजिए आज तक। तो आज कल जो प्रस्ताव हुआ है उसमें भी कुछ नहीं होना जाना है। और रही बात दूसरी की, मतलब पिछली बार वाला जो ड्रग और टेरर के नेक्सस को खत्म करने का इनिशिएटिव की बात मोदी जी ने अपने मुंह से कही थी, उस इनिशिएटिव के बाद भारत की छाती पर कितने आतंकवादी हमले हो चुके हैं। और ये अभी तक बात कर रहे थे कि पहले बंबई में हमले हो जाते थे, ये हो जाते थे, अभी आपकी छाती पर लाल किले पे हुआ है और आपको 6 दिन लग गए ये कहने में कि भाई ये आतंकवादी हमला है क्या, क्योंकि आपको छाती पीटनी थी कि भाई हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो मतलब कि उस चीज को आपको एक्सेप्ट करने में आपकी छवि धूमिल हो जाती, लेकिन आपको 6 से 7 दिन ये बात एडमिट करने में लग गए कि ये आतंकवादी हमला था। क्योंकि आपने जो बड़ी बड़ी मतलब कि एक फेंकने की आपकी जो गति है प्रधानमंत्री की, कि पिछली बार जब मतलब कि वहां पहलगाम में अटैक हुआ, फिर मोदी जी 5-7 दिन बाद मूड आया कि चलो आज राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, तो वो जब मूड बना के आए, 8 PM प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम इनको, तो जब 8 PM प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने क्या है कि पिछली बार तो ये एक शगुफा छोड़ दिया था कि अगली बार साथियों एक्ट ऑफ टेरर का मतलब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, सीधा एक्ट ऑफ वॉर होगा। कौन सा वॉर छेड़ दिया आपने? आतंकवादी हमला हुआ है ना, अभी इसको तो आप मना नहीं कर सकती राखी जी। मतलब ये तो 10-15 दिन पहले की बात है, लाल किले पर आतंकवादी हमला हुआ है। कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठा नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए, 1 मिनट का समय और लगेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं कि ये सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ ऐसे G20 जैसे मंचों का इस्तेमाल अपनी वैश्विक छवि को थोड़ा सा निखारने में, ताकि वहां पर क्या है ANI के साइलेंट वीडियो चलाए जाएं, उनके अंधभक्त जो है वो रील्स बनाए कि आप बॉडी लैंग्वेज देखो, मतलब कि वैश्विक स्तर के नेता कैसे मोदी जी से मिल रहे हैं। अरे भाई वो कोई भी होंगे उनकी जगह उससे भी ऐसे ही मिलेंगे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, तो वो मोदी जी से नहीं मिल रहे हैं, वो भारत की उस प्रधानमंत्री उस पद से वहां पर मिल रहे हैं। तो मतलब लेकिन इनके क्या, आप बॉडी लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखने की बजाय थोड़ा बहुत अभी आप मुझे बताइए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, आप याद कीजिए वो बयान जब ट्रंप ने डेड इकोनॉमी भारत को बताया था, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप देखना ये डील साइन होगी और ट्रंप डिक्टेट करेगा ये डील कैसे होगी। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह ऐलान कर दिया है कि दिसंबर से अब वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो ये चीज मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम क्या हैं इस बात को स्वीकारने में हमें नहीं वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा कमजोर नेतृत्व है। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि मतलब कि हमारा आज किस प्रकार से देश का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन तार तार हो रहा है, ये हमें भी शर्मिंदा करता है। तो लेकिन क्या है कि अभी आप बताइए कि रूस से हम तेल क्यों खरीदना बंद कर रहे हैं? शारदा जी थोड़ी देर पहले USSR जो और जो हमारी देश की दोस्ती थी इस बारे में बता रही थी, तो कहां गई? हम अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, ट्रंप आ रहा है और हमें धमका पा रहा है। मतलब कि आखिरकार हो तो वही रहा है ना जो ट्रंप ने डिक्टेट किया। ट्रंप चाहता था भारत रूस से तेल ना खरीदे और अब ये हो गया, दिसंबर से खरीदना बंद कर रहे हैं। तो राखी जी मतलब कि हकीकत जो चीजें हैं हमें उनसे नजरें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत से आंखें मिलाएंगे तभी सुधार के आगे प्रयास हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपना ये PR मैनेजमेंट बंद करके वास्तविकता में मुद्दों पर आना चाहिए, जो इसका अगर कोई सुझाव है प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। सिर्फ अपने अंधभक्तों की एक ऑडियंस को संबोधित करने तक प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है, तो प्रधानमंत्री को देश हित में भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी रुकिए, 2 प्रतिक्रिया और जाए फिर आऊंगी सर, है ना? संदीप जी, संदीप चौधरी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप चौधरी जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, क्योंकि हर जो पैनलिस्ट होते हैं जब वो अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात के पीछे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अभी जैसे सोमवीर जी कह रहे थे, क्योंकि वो विपक्ष हैं और बिल्कुल थोड़ा सा खरा खरा उनने बोला, लेकिन हमें उन पहलुओं पर भी जाके समझने की ज़रूरत है कि असल में है क्या। वाकई में यदि वो कह रहे हैं कि पिछले G20 से चीज़ें नहीं हो पाई, तो क्या वाकई सिर्फ कहा गया था? क्या वाकई सिर्फ वैश्विक मंच पर अपने आप को निखारने का प्रयास है? हालांकि ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमें हर पहलू पर जाकर बात करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने स्थायी सदस्यता और आतंकवाद की बात की ही। हम कैसे निकलेंगे इन सारी चीज़ों से? क्यों बार बार हम ही हमारे यानी भारत के लिए ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए राखी जी, सोमवीर जी ने अपना पक्ष रखा विपक्ष के नाते, बड़ा
जोरदार वो पक्ष रखते हैं कांग्रेस का, और संदीप जी ने अपना पक्ष रखा। लेकिन जो प्रकाश जी ने बातें कही वो बिल्कुल सटीक बातें थी, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी पक्ष और विपक्ष को देख करके ये बातें कही। जो हकीकत थी उससे रूबरू हुआ। मैं उनकी बातें सुनकर उन्हें अपना सलाम भेजता हूँ, नमस्ते भेजता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात रखी। अब हम G20 पे आ जाते हैं। देखिए मैडम, G20 कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोते हुए जा रहा है। अगर अमेरिका उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो उसको अटेंड करना भी जरूरी नहीं समझते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो G20 को ऑर्गेनाइज कराकर अपने देश में मीडिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने तो पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। इससे मुझे ये बताइए, G20 के जो देश हैं, इन्होंने ऐसी कौन सी चीज करके दिखाई है आज तक जिससे हम कहें कि इसमें हम घुसने के लिए अपने हाथ पैर मारे, या इसमें नहीं घुसे हैं तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है। और ऐसे बिन बुलाए, जैसे वो होते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें तो झूठ मूठ में इनविटेशन आते हैं और हम भाग लेते हैं। आपको याद होगा जब कनाडा में ये G20 हुआ, हमारे पास सबमिट नहीं आया था, पूरी दुनिया को ये पता चल गया, इनविटेशन नहीं आया था, सारी दुनिया को पता चल गया कि भाई ये कंट्री जा रहे हैं, ये नेता जा रहे हैं। हमें बिल्कुल लास्ट में एक फोन आता है और हम दौड़ पड़ते हैं कनाडा की तरफ। तो इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। खाली हम जाकर के 4 लोगों के बीच में घुसकर अपने फोटो खिंचा ले, या मेलोनी से हंस के मिलने के डंका बज गया। देखिए इस तरीके से तो डंका नहीं बजने वाला है। डंका जरूर बज जाता अगर दुबई में हमारा तेजस अच्छा प्रदर्शन कर जाता, तो डंका बज जाता। लेकिन उसमें भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा, हम दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं या अपने भारतीयों को कंफ्यूज कर रहे हैं ये कहकर कि तेजस स्वदेशी है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, ये बताइए उसका जो इंजन है वो तो हम अमेरिका से ला रहे हैं, उसका जो रडार सिस्टम है वो हम इजराइल से ला रहे हैं, उसके कल पुर्जे हम जर्मनी से ला रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरा देश हैरान है ये जान करके वो स्वदेशी कैसे हो गया। राखी जी, हजम होने वाली बात है। एक तरफ तो हम बुर्का हटाने की बात करते हैं देश से, दूसरी तरफ हर चीज को हम बुर्के में रख रहे हैं। तो ये किस तरीके की नीतियां हैं कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। खाली मीडिया के माध्यम से चला लीजिए आप पूरे देश को, सारे समाचार चैनल जैसे आप कहेंगे वैसे बोलने लगेंगे, या फिर ये कनेक्शन ही बंद करवा दीजिए। क्या जरूरत है सैटेलाइट के, इंटरनेट की। देश तो पहले भी चल ही रहा था जब ये चीजें हमारे देश में नहीं थी। जो आप छपवाएंगे वो छप जाएगा अखबार में, वो हम लोग पढ़ लेंगे। वो गांधी जी की जरूरत नहीं रहेगी, नेहरू जी की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों किसी का चरित्र हनन करना है? अरे भाई, वो भी हमारे देश के नायक हुए हैं, उन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। जिनका योगदान रहा है उनके योगदान की बात हमें करनी चाहिए। अगर कोई कल का प्रवक्ता आकर ये कहने लगे कि कांग्रेस के टाइम में तो आतंकवादी हमले होते थे, आज के तारीख में नहीं होते, आप मुझे ये बताइए, जहाज में बैठाकर आतंकवादियों को किसकी सरकार थी जो छोड़ करके आए? जब आतंकवादी संसद भवन के अंदर घुस गए, किसकी सरकार थी? जब अक्षरधाम में आतंकवादी घुस गए, किसकी सरकार थी? तो इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें आतंकवाद के साथ लड़ना है। कांग्रेस भी लड़ती रही, जनता दल भी लड़ती रही, बीजेपी भी आतंकवाद के साथ लड़ रही है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इतने निचले स्तर के करते हैं कि जो गांव का बच्चा भी, जो कभी स्कूल भी नहीं गया, मजदूर लेवल का व्यक्ति है, वो भी समझ जाता है कि ये किस तरीके की मुर्गे लड़ाने वाली राजनीति हो रही है। हमें तथ्यों पे बात करनी पड़ेगी, हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ G20 हो या दूसरे चीजें हो, उनमें जाने से पहले एक तो हमारे नेताओं को सच्चाई पे आना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को किसी चीज का एग्जाम देना है, और हम किस तरीके की बिना तर्कों वाली बहस करते हैं, बिना जानकारी वाली यहाँ पे डिबेट्स करके चले जाते हैं। तो राखी जी, हमें सच्चाई को अपनानी पड़ेगी। राजनीति में हार जीत होती रहेगी। सबसे पहली चीज है, अपने देश के सामने सच रखना पड़ेगा कि तेजस किस तरीके का जहाज है। जो ब्रह्मोस है, हम कह देते हैं, 1 मिनट में खबरें छाप देती है, कई मीडिया चैनल चला देते हैं कि देखिए हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस बना ली। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, इनसे पूछिए ब्रह्मोस का क्या सीन है। ब्रह्मोस पूरे तरीके से रशिया की टेक्नोलॉजी पे चलने वाली ब्रह्मोस है। तो खाली नाम बदल देने से या कुछ कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और ये बुर्का सब चीजों से हटाना पड़ेगा। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि वाकई में हम बहुत पीछे हैं, या हम बहुत बोलते हम बहुत सारा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे? सब लोगों को सुन के मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा ही लगा। संदीप जी 1 मिनट, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, इसके बाद मैं आ रही हूँ। टिप्पणी की गई है संदीप चौधरी जी की तरफ से, मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये मुझे बोल रहे हैं कल के प्रवक्ता, ये कितने दिन हुए राजनीतिक विशेषज्ञ, आपने इनका टैग ऐसे लगा दिया राजनीतिक विशेषज्ञ, इन्हें पता है राजनीति क्या होती है?
ये जानते हैं राजनीति के बारे में? इन्हें ये नहीं पता कि एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डब्बा कहीं और से लेता है, छपाई कहीं और कराता है, कागज कहीं और से लेता है, दुनिया भर की वो मटेरियल लेता है, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करके अपना मैन्युफैक्चरर ठप्पा लगाता है कि मैंने ये चीज मैन्युफैक्चर करी है। ये इन्हें क्या पता है व्यापार के बारे में? व्यापार के बारे में मैं जानता हूँ। राखी जी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में फर्क होता है। नहीं, आपने मुझे कहा चौधरी जी कि ये कल के प्रवक्ता आपने मुझे बोला, पहले आप संदीप वर्मा जी, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में फर्क होता है, मिसलीड मत कीजिए। मुझे लगता है राखी जी आपने आज 3 कांग्रेसी व्यक्तियों को बिठा लिया, बस उनका नाम चेंज कर दिया। ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं। संदीप जी, ये आकलन आप कर लीजिए, मेरे लिए तो वो राजनीतिक विश्लेषक है, हर बार बैठते हैं, कोई बात आप कह देंगे। अब सोमवीर जी तो चलिए विपक्ष के ही हैं, बात नहीं कर रहे, आपने पीसी थपलियाल जी को भी कह दिया कि वो कांग्रेस के हैं, तो ये आप मान सकते हैं क्योंकि शायद विरोध में बातें आ रही है। मैंने तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिया कि सभी लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे क्या हम वाकई इतने पीछे। अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। अब आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, हो सकता है उसके बाद कहीं ऐसा ना हो उसमें भी आपका विचार बदल जाए और आप कह दे कि वो भी आज अलग बोल रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है सर, क्योंकि अभी जो प्रतिक्रिया आई, 1 मिनट। अब संदीप चौधरी जी 1 सेकंड रुकिए सर, बस 1 सेकंड, मैं दूंगी इसके बाद समय। श्रीवास्तव जी अपनी बात रख लें। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या वाकई हम बहुत पीछे? नहीं देखिए राखी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम बहुत पीछे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी पिछले दिनों में जो वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, आज जिस तरह से अमेरिका के साथ हमारे देश के बीच में तलखी हुई है, वो ज़रूर इस बात की ओर संकेत करती है। लेकिन ये कह देना कि हम बहुत पीछे हैं, ये कहीं से उचित नहीं लगता। एक दूसरी बात जो ये G20 में आई है, दुनिया के 3 देश जो शक्तिशाली देश हैं, चाइना, जो है रसिया और अमेरिका, ना ही ट्रंप इसमें शिरकत किए, न ही जिनपिंग आए और ना ही पुतिन आए। तो आखिर G20 बना क्यों है? आप जैसे शक्तिशाली देश अगर इस समिट में नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई जब देश का संगठन बनता है और आपस में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा AI को लेकर के, व्यापार को लेकर के, और भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, इन सारी चीज़ों पर चर्चा दुनिया के देश क्यों करते हैं? अगर विश्व में शांति चाहिए तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अलग चला जाए, चीन अलग चला जाए और बाकी चीज़ें। प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण करी, जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमको लगता है हमारे पैनलिस्ट भी उस दिशा में सोचेंगे। उनका ये कहना है कि सुरक्षा परिषद UN काउंसिल में के रिफॉर्म होना चाहिए, जो बड़ी बात कहा। इसके परिणाम क्या होंगे? भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है कि नहीं मिलती है, अलग सवाल है। लेकिन क्या दुनिया के 5 देश इतने सालों में, आप ये सोचिए, और कोई देश नहीं है, इतने सारे देश हैं। आपने लगभग 193 कंट्रीज़ को गिनाया, जिसमें आपने बताया कि कम से कम 145 देशों को की सहमति होनी चाहिए। तो इन सबकी सहमति की क्या ज़रूरत है जब 5 लोग ही तय करते हैं? दुनिया की दिशा और दशा सिर्फ 5 ही देश तय करते हैं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की ओर इंगित किया कि नए रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमको लगता है इस बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि वाकई रिफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी क्यों कमज़ोर पड़ गए, भारी पड़ गए, या चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, दुनिया एक अलग दिशा में चल रही है, और जो दुनिया का जो आगे बढ़ने का तौर तरीका है, जिस तरह से हमने भी देखा कि हमारा कंट्री भी डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। हमने एक मिशन भी बनाया कि हम विकसित भारत हो जाएंगे 2047 में, और क्यों नहीं हो जाएंगे? अगर हमारा प्रयास है तो बिल्कुल हो जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था कहीं वहीं नहीं टिकी हुई है। हमारी जो GDP जो है वो बहुत अच्छी है। आप समझिए कि हमें ये कह देना कि भाई ये 5 लोग मिलेंगे, जब भी दुनिया में झगड़ा होगा तो 5 लोग मिलकर तय करेंगे, अरे ये क्या तरीका है? कहीं भी शांति अशांति कराने में इनकी भूमिका होगी। कोई बोलेगा हम सीज फायर करा दिया, कोई बोले हमने हथियार सप्लाई कर दिया। आप देखिए, चाहे यहाँ तीनों देश आए हों या ना आए हों, लेकिन G20 समिट तो जोहान्सबर्ग में हुआ, और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी खुल के अपनी बात रखा। अब इससे कितनी सहमति होती है असहमति होती है, ये बात की बात है।
लेकिन मेरा राखी ये कहना है इस मामले में कि आतंकवाद का मामला हो, देखिए आतंकवाद किस बात को, भाई अमेरिका आ भी जाए तो क्या करेगा, जो आतंकवाद को खुद बढ़ावा दे रहा है। आपने देखा मिस्र के जो है राष्ट्रपति, आप मुनीर, आप म्यांमार, तमाम जगहों पर आप देखें किस तरह से ऐसे जो आतंकी लोगों के साथ, या आप समझिए अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को जिस तरह से डोरे डाल रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, क्या बढ़ावा नहीं दे रहा? तो किस मुंह से इस समिट में आता? पहली बात तो ये, आतंकवाद के मुद्दे पर तो निश्चित रूप से ट्रंप ना आने का कारण एक ये भी है कि भारत के सामने किस मुंह से आएगा, ये भी एक सवाल है। जो भी आतंकी घटना हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, सारी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान कमज़ोर हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। हम चाहे दुनिया भर की खामियां निकाल दें, अगर हिंदुस्तान कमज़ोर होगा तो हिंदुस्तान के रहने वाले हम भी कमज़ोर होंगे, और इसकी तरफ भी देखना होगा। तो मेरा सिर्फ राखी ये कहना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो पहल की गई, एक तो ये कि आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यूएन काउंसिल का जो रिफॉर्म की बात किया, इसका रिफॉर्म होना चाहिए। अब दुनिया बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमको लगता है कि अब ज़रूरत आ पड़ी है, और कहीं हो सकता है कि या तो फिर ऐसी काउंसिल, यूएन काउंसिल डिफंग भी हो जानी चाहिए कि दुनिया के जब 5 देश तय करेंगे, 190 देश कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया में और भी देश हैं और उनको भी इस बारे में सोचना होगा। और सिर्फ वैश्विक मंच पर ही ये चर्चा हो सकती है, 1 to 1 नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं बोलिएगा। पहले संदीप चौधरी जी बोलिए, हाँ, इसके बाद आ रही उत्तर एक एक करके, जल्दी से। देखिए राखी जी, अगर हम आपके चैनल पे बैठे हैं तो साथियों को ये पता होना चाहिए कौन व्यक्ति किस प्रोफाइल से आया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सलाहकार रहा हूँ। धारा 370 हटाने का जम्मू कश्मीर से क्रेडिट हमें जाता है, हमने वहां पे उस चीज को फेस किया है। उसके बाद हम मुद्दों पे बात करते हैं। मैडम, मुद्दों पे ये है मसला, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर बात की, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो आतंकवाद चलता है वो या तो अमेरिका से पोषित होता है, या वो रसिया से पोषित होता है, या वो चाइना से पोषित होता है। जो आज की तारीख में तालिबान है, तालिबान से बैन हटा लिया अमेरिका ने, इसका मतलब ये है सीधा सीधा अमेरिका हथियार देगा तालिबान को। इसी तरीके से आपने सीरिया के साथ लंबे टाइम तक लड़ाई देखी, सीरिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, हथियार दे रहा था रसिया। आपने देखा होगा कई कंट्रीज को हथियार देने का काम करता है चाइना, और रसिया भी करता है। तो वो तीनों देश ये चाहते ही नहीं कि आतंकवाद पर कोई बात हो, और वो इतने सक्षम भी हैं। जब आपने देखा ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में एक आतंकवादी अटैक किया, उसके बाद ओसामा बिन लादेन इस दुनिया से गायब हो गया और अमेरिका में आज तक अटैक नहीं हुआ। रसिया में चेचन्या विद्रोहियों ने 1-2 बार हरकत की, आज कहाँ चेचन्या है, कहाँ विद्रोही, कहाँ आतंकवाद, रसिया बिल्कुल शांत है। और उसके साथ यूक्रेन ने थोड़ी गड़बड़ करके देखी, 20% यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो चुका है, और अमेरिका भी अब यूक्रेन को समझा रहा है कि फैसला कर ले, उनको लगता है नहीं तो धीरे धीरे सारे को खा जाएगा। इसी तरीके से चीन का मामला है, चीन के साथ ताइवान है, ये इनके झगड़े आपस में चलते रहते हैं, हथियार अमेरिका से आते रहते हैं। तो कभी भी ये बड़े कंट्री जो हथियारों का व्यापार करते हैं, हथियारों का बिजनेस करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आतंकवाद जैसी या ये छिटपुट जो लड़ाइयां हैं इन पर कभी भी रोक लगे या ये बंद हो जाए। दूसरी चीज, उनको वहां बैठ करके पता लग गया G20 में कि हिंदुस्तान को पेन कहाँ हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है। हमने खुद बता दिया कि भाई हम तो आतंकवाद से दुखी हैं। इसका मतलब हमने अपनी जो दुखती रग है हमारी उनको दे दी है, वो आतंकवादियों को भी दे दी है, वो पाकिस्तान को भी दे दी है, वो चाइना को भी दे दी है। तो वे उसी जगह अटैक करेंगे। हमें बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के चीजें आगे रखने की जरूरत है। हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए थी कि हम इतने सक्षम, हम किसी भी आतंकवाद की कमर तोड़ सकते हैं। दुनिया देख ले आतंकवाद किस तरीके से खत्म होगा, या दुनिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मैडम, बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। संदीप चौधरी जी, ठीक है, अपना हवा बनाने से, जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा था, हम हवा में उड़ रहे हैं, हवा से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, संदीप वर्मा जी बोलिए जल्दी से। हाँ, सोमवीर जी इसके बाद आ रही। जी, आतंकवाद पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि G समिट जब की जो विषय की शुरुआत हुई तो आतंकवाद को लेके हुई थी। तो आतंकवाद पे मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना भी आतंकवाद हमारे देश में हुआ है या अभी हो रहा है, उस पे मुंह तोड़ जो जवाब दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मोदी सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और इसे ये कोई छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, या कोई और भी चीजें।
देखिए आप जब ये सत्ता हमें मिली थी उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ये सबको पता है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं सागवान जी बैठे हैं, इन्हें बता दूं कि यदि जनता हमें प्यार कर रही है, जनता हमें आगे बढ़ा रही है और जनता यदि हम पे भरोसा कर रही है तो हमने उस पर काम किया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अलग थलग किया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया अच्छा खासा। और उन्हें पता है कि हाँ, वो डरते हैं आज यदि हम इन पे कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ अटैक करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें राखी जी हैं। और दूसरी बात, मैं कह रहा था यदि कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही होती तो आज कांग्रेस की हालत बिहार में, आपका यूपी में, बिहार में भी 6 सीटें आई हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुझे ऐसा लगता है संदीप जी ये विषय बिहार या इनके इलेक्शन या सीटों की जीत और हार की बात है ही नहीं, हम तो वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं सर। इस बात को लेके मैं इन्हें बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के प्रति ईमानदार है, देश के प्रति ईमानदार है। और वो जो पटल, जो G20 का पटल है जिस पर जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें बताना, हम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आतंकवाद इस दुनिया का सबसे मूल जड़ है और इसे खत्म होना चाहिए। हम उससे डर नहीं रहे हैं, हम उसका डटकर सामना कर रहे हैं और किया है। ये दिख रहा है लोगों को, ये भारत की जनता को दिख रहा है, ये देश और दुनिया को दिख रहा है। हाँ, इसमें मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सोमवीर जी, हाँ जल्दी से कंप्लीट करिएगा। जी राखी जी, देखिए राखी जी, अभी जो संदीप वर्मा जी अपनी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा रहे थे कि भाई पहले आतंकवादी हमले होते थे, ये वो। अभी पहलगाम हमले के बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। आज के दिन पाकिस्तान बना हुआ है, मतलब वो जो मतलब कि यूनाइटेड नेशन की जो मतलब कि सुरक्षा परिषद है उसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। और वो उसका काम क्या होता है मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूं। वो पूरे देश में मतलब कि जो वो पद है, मतलब कि वो पूरे देश में नहीं, सॉरी, पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व में आतंकवाद की समीक्षा करेंगे और आतंकवाद के खात्मे के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं यह सुझाव देने का जिम्मा यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का है। तो आप मुझे बताइए, जो इनके रहते हुए आतंकवादी हैं वो आतंकवाद की समीक्षा कर रहे हैं, क्या तुम्हें भाई ये तो फिर तो नहीं, फिर तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए नहीं, तो डटकर मुकाबला करते हैं तो फिर झूठे विश्वगुरु क्यों बन रहे हो? फिर अगर अपने घर में ही रहो ना, फिर झूठे विश्वगुरु क्यों बन रहे हो? जब झूठे विश्वगुरु बनने की क्या आवश्यकता है जब अपने घर में ही रहना? तो जब अपने घर में, हाँ, चलिए ठीक है, वो पाकिस्तान थोड़ी ना होता। झगड़े का विषय नहीं है। कुछ कह रही है मैम, आप प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय बहुत हो गया। क्या करके दिखाया? ठीक है संदीप जी, सोमवीर जी, प्लीज भारत की बात हो रही है, ऐसे पक्ष विपक्ष वाली लड़ाई मत लड़िए। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए, शारदा जी कुछ कहना चाह रही है, 1 सेकंड म्यूट करिए इनको। मैम बोलिए। चुप बैठ जाएगी। कितने जेट गिरे थे? दिया जवाब। कितने जेट गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में? कितने जेट गिरे थे? बोलिए प्लीज, समय हो गया, जल्दी से बोलिए। मुझे लगता है कि ये जो भारत पाकिस्तान का आतंकवाद है वो हमारे पैनल डिस्कशन में बीजेपी और कांग्रेस के आतंकवाद में बदल जाता है, क्योंकि मुद्दे छोड़कर जो असल में समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इतना ज्यादा बोला जाता है, इतना ज्यादा गुमराह किया जाता है कि ये देश के पूरे सभी मसलों का हाल है। कहीं पर भी आप बात रख के देख लीजिए, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, लेकिन जो आज हो रहा है उस पर ध्यान ना जाए, इसीलिए वो सारे आतंकवादी हमले गिना दिए जाएंगे, सारे नेहरू के पाप गिना दिए जाएंगे। आज के पापों को छुपाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा हमें बहुत तंग करता है, बहुत ही दुख होता है। क्यों बीजेपी आती है, क्यों कांग्रेस आती है, क्यों कोई और आता है भारतीय प्रतिष्ठा के बीच में? क्यों आप अपने कहानी कहने लग जाते हैं? रोज लोग मर रहे हैं, सेना पे सैनिक सेना में हमारी सेनाएं मर रही हैं, हमारे रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो सदियों मतलब जब से भारत पाकिस्तान बने तब से हो रहे हैं। आप कौन सा बहादुरी का तमगा लेकर छाती पीट रहे हैं? हमने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि हम कौन सा क्या बोलने जा रहे हैं, जरा सी बात हमें हट कर जाती है कि हम कल के प्रवक्ता नहीं है, हम बहुत महान हैं, लेकिन हम कम से कम गंभीर मुद्दों की गंभीरता को क्यों नहीं देख पाते? ठीक है मैम, रोकूंगी, समय बहुत हो गया। क्योंकि शारदा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सही बोला आपने शारदा जी, बिल्कुल एकदम, और सहमत आपके पीछे।
ये इनको बस मुद्दे से चलिए, बचाना समय होता बहुत है, हो गया, कोई मुझे इस चीज़ चर्चा को मतलब रोकना नहीं होगा। आप रहती है। सभी का बहुत शुक्रिया इस हमें- चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, बात पक्ष विपक्षी थी ही नहीं, बात G20 एक वैश्विक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, जहां भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे एक अच्छी सदस्यता की बात हो, चाहे यूएनएससी में रिफॉर्म की बात हो, हर चीज को लेकर चले हैं। लेकिन बात वही आती है कि जो एक्सपर्ट सुझाव दे रहे हैं कि अगली रणनीति क्या है, हम इन सारी चीजों से कैसे बाहर होंगे, हमें कैसे चीजों को लेकर चलना है, उसको भी एक सुझाव की तरह लेना चाहिए, ना कि झगड़े में बदलना चाहिए। खैर, जितनी ये बैठकें हुई, जितनी बातें वहां रखी गई, इसका कितना असर दिखेगा आने वाले समय में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।